गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम रूसो नामक विचारक को बताएंगे आपको। रूसो आईएएस के सिलेबस में तो नहीं है, लेकिन पीसीएस के या बहुत सारे और परीक्षाओं के सिलेबस में है, यूजीसी में भी है। फिर भी रूसो आपको बता दें, अठारहवीं शताब्दी का विचारक है और रूसो अपने आप में बड़ा विशिष्ट विचारक है। और सही मायने में कहा जाता है कि हॉब्स लॉक ने जो बातें कही उसी क्रम में रूसो आता है। इसलिए जब हम राजनीतिक विचारकों में चिंतकों में पढ़ते हैं तो हॉब्स पढ़ा, लॉक पढ़ा, फिर रूसो आता है। और आप जानते हैं कि हॉब्स लॉक रूसो की विचार की संरचना एक जैसी है, क्योंकि दोनों ये बात करते हैं, तीनों विचारक एक ही क्रम में मानव स्वभाव, प्राकृतिक अवस्था, सामाजिक समझौता, इसी क्रम में अपना चिंतन रखते हैं। लेकिन आप जानते हैं कि सामाजिक समझौता तो एक बहाना है, एक साधन है, मूल उद्देश्य होता है हर विचारक का। और रूसो के बारे में तो कहा जाता है कि उसका क्या मूल उद्देश्य था ये बड़ा तय नहीं था, क्योंकि हॉब्स का मूल उद्देश्य था कि राजा की शक्ति को प्रमाणित करना, लॉक का मूल उद्देश्य था कि संवैधानिक सीमित शासन को जस्टिफाई करना। लेकिन रूसो का मूल पर्पज क्या था वो कभी स्पष्ट हो नहीं पाया, और इसलिए कहा भी जाता है कि रूसो बड़ा ही विशिष्ट किस्म का विचारक है। लेकिन हम रूसो को शुरू करते समय पहले हम ये बात आपको नहीं बताएंगे कि सामाजिक समझौता क्या है, प्राकृतिक अवस्था क्या है, मानव स्वभाव क्या है, क्योंकि रूसो ने विचार क्या दिए ये बड़े महत्वपूर्ण है। उसके बाद फिर हम वो सारी चीज़ आपको बता देंगे और हॉब्स लॉक से तुलना भी कर देंगे। अगर हमें देखें कि रूसो ने विचार क्या दिए तो ये बड़ा दिलचस्प है। और रूसो के विचार हम कैसे देखेंगे? स्वतंत्रता का विचार देख लीजिए, फिर आप डेमोक्रेसी की बात देख लीजिए, फिर अधिकारों की बात देखिए, फिर समुदाय की बात अगर आप देखें। इन रूसो के चिंतन में जो चीज़ें हम पाते हैं, अब देखिए, सामाजिक समझौता, मानव स्वभाव, ये तो एक फिलोसफर के बहाने हैं, फिलोसफर के अपने आप में बहाने हैं। और सही मायने में रूसो की चिंतन की बात की जाए तो उसने जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट अपनी किताब लिखी, उस सोशल कॉन्ट्रैक्ट की पहली लाइन ही शुरू होती है। और इसलिए रूसो का चिंतन बड़ा रोमांटिक है, और कहा भी जाता है रोमांटिक का मतलब आदर्शवादी, उसे रोमांसवादी कहा जाता है। और कारण क्यों है हम बता देंगे, क्यों उसे रोमांसवादी कहा जाता है, आदर्शवादी विचारक कहा जाता है। 18वीं शताब्दी का ऐसा विचारक जो कि अपने आप में तर्क और बुद्धिवाद के खिलाफ विद्रोह करता है। तर्क, रेशनलिज्म, एम्पिरिसिज्म, यानी आधुनिकता की तो यही पहचान है, तर्क बुद्धिवादी होना, रेशनलिस्ट होना, एम्पिरिसिस्ट होना, अनुभववादी होना। लेकिन रूसो ने तर्क बुद्धिवाद के खिलाफ, रूसो ने अनुभववाद के खिलाफ एक बिगुल बजा दिया, एक रेवोल्यूशन पैदा कर दिया। और ऐसा क्या था कि तर्क का बड़ा विरोधी था, बुद्धिवाद का बड़ा विरोधी था। लेकिन उसके पहले जो उसने कहा, उसने विरोध किसका किया, उसने क्या अपने मान्यताएं स्थापित की, उसके पहले उसने कहा क्या? तो उसने जो स्वतंत्रता के बारे में कहा, कि फ्रीडम के बारे में जो उसने कहा, कि उसने जो स्वतंत्रता वो फ्रीडम के बारे में कहा, कि स्वतंत्रता को उसने कहा कि मानव जब अपनी नैतिक इच्छा के अनुसार काम करता है, उच्चतर इच्छा के अनुसार काम करता है, तो वही उसकी स्वतंत्रता है। अब आप कहेंगे उच्चतर इच्छा क्या है, नैतिक इच्छा क्या है? उससे पहले हम आपको ये बता दें, उसने कहा देखिए, एक तो स्वतंत्रता थी प्राकृतिक स्वतंत्रता, एक है नेचुरल लिबर्टी। एक स्वतंत्रता कैसी है? प्राकृतिक। और प्राकृतिक स्वतंत्रता कैसी है? जब उसने कहा कि सोशल, अपनी किताब सोशल कॉन्ट्रैक्ट में, कि मैन इज बॉर्न फ्री बट एवरीवेयर इज इन चेन। तो सवाल है कि इसलिए कहा भी जाता है रूसो स्वतंत्रता का बड़ा समर्थक विचारक है। उसकी बात ही शुरू होती है कि मैन इज बॉर्न फ्री, व्यक्ति स्वतंत्र जन्मा है। अब जरा सोच के देखिए कितनी बड़ी बात थी। तो स्वतंत्र जन्मा है तो यही तो प्राकृतिक स्वतंत्रता है, यानी स्वतंत्र हम जन्मे ही है। यानी सही मायने में स्वतंत्रता कोई राज्य व्यवस्था नहीं देगी। स्वतंत्र जन्मा है लेकिन सर्वत जंजीरों में जकड़ा हुआ है। अब बार बार जानते हैं, जो फिलोसफर कोई बात कहता है तो बार उसका उपमात्मक मतलब होता है, शाब्दिक मतलब नहीं होता।
तो हम पैदा तो स्वतंत्र हुए, और कौन सी ऐसी जंजीरें हैं जिन्होंने हमें जकड़ रखा है? तो जंजीरें कौन है? आधुनिक समाज में जो पैदा किया, गरीबी, बीमारी, ऐसी जंजीरों की बात वो करता है। इसलिए आधुनिक युग जब वो लिख रहा था तो इनलाइटनमेंट का युग था, प्रबोध काल का युग था, जो पुनर्जागरण के बाद आता है, जहाँ ये माना गया कि मानव तर्क बुद्धिवादी है और अपने तर्क और बुद्धि से हर समाज की समस्याओं का, प्रकृति की समस्याओं का समाधान ढूंढ सकता है। जब ये तर्क बुद्धिवाद का नारा लग रहा था तो उस समय रूसो ने ये बात कही। रूसो ने कही कि मानव स्वतंत्र पैदा हुआ है, सर्वत्र जंजीरों में जकड़ा हुआ है। और सच मानिए, ये बात कुछ ऐसी मार्क्स जैसी लग रही से मार्क्स ने कहा कि सब हमें जंजीरें तोड़ देना है, मजदूरों को खोने के लिए कुछ भी नहीं है, मात्र जंजीर। इसलिए रूसो से भी मार्क्स प्रभावित है। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो मार्क्स से शब्द क्या है कि मजदूरों के लिए खोने कुछ है ही नहीं सिवाय जंजीर के। और रूसो क्या कह रहा है कि मानव स्वतंत्र पैदा हुआ है लेकिन हर जगह जंजीरों में है। जंजीर क्या है? दासता। जंजीर क्या है? मजदूर होना। जंजीर क्या है? शासित होना। रूसो ऐसी बातें करता है कि अगर कई बार कथन आ जाए रूसो से तो आप समझ नहीं पाएंगे कि रूसो ने कहा है, किसी समाजवादी विचारक ने कहा होगा। जैसे रूसो ने कहा भी है कि कोई इतना अमीर ना हो कि दूसरे को खरीद सके, और कोई इतना गरीब ना हो अपने आप को बेचने को बाध्य कर सके। कि अब सवाल है, फिर रूसो ने ये बात कह दी। और उसने कहा कि जंजीर कहाँ है, क्योंकि आज का जो समाज है, आधुनिक समाज ने हमें क्या दिया? जो पूंजीवादी समाज है, शहरीकृत समाज है, आधुनिक समाज है, उसने हमें क्या दिया? जंजीर दिया। जंजीर किसकी? हम दास बन गए। जंजीर किसकी? हम मजदूर बन गए। जंजीर किसकी? हम शासित बन गए। ये समाज में जो विभाजन है, श्रम का विभाजन, जिसको बड़ी आपत्ति करता है, और श्रम का विभाजन ही आधुनिक समाज की मूल विशेषता है, डिवीजन ऑफ लेबर। और श्रम का विभाजन पूंजीवादी समाज की बड़ी विशेषता है। पहले सारी समस्याएं नहीं थी समाज में, लेकिन पूंजीवाद आया, श्रम का विभाजन आया। इसका मतलब वो किस जंजीर की बात कर रहा है? विषमता की बात कर रहा है, और विषमता नहीं, आर्थिक विषमता की बात। और कहा भी जाता है कि पश्चिमी जमाने में अगर आर्थिक विषमता किसी विचारक ने पहले केंद्र में रखा, उसका नाम रूसो है। मैं आर्थिक विषमता की बात कर रहा हूँ। इन्हें आर्थिक समानता की बात अगर पहली बार किसी ने केंद्र में रखा पश्चिमी चिंतन में, आधुनिक युग में, वो है रूसो। अब आर्थिक विषमता की बात करें तो कहेंगे सर तो समाजवादी जैसा लगता है, तो रूसो में हर कुछ है, ये तो उसकी बड़ी विशेषता है। लेकिन रूसो ने कहा कि ठीक है, हम पैदा तो स्वतंत्र हुए, तो ऐसा लगता है कि पैदा स्वतंत्र हुए, और प्राकृतिक स्वतंत्रता का मतलब है कि जहाँ पे व्यवस्थाएं नहीं थी, राज्य नहीं था, सरकार नहीं था, और ये पूंजीवादी समाज नहीं था, शहर नहीं था। लेकिन इसी समाज ने, हम पैदा तो हुए आज़ाद, लेकिन इसी समाज ने हमें जकड़ लिया। और आज भी आप देखेंगे तमाम जंजीरें आपको जकड़ी हुई हैं। कई बार हमें जंजीरों का पता नहीं चलता। ये गरीबी क्या है, बीमारी क्या है, मच्छर, मलेरिया, डेंगू, ये सब जंजीर ही तो है। और रूसो ने कहा कि लेकिन अब सवाल है, क्या इन जंजीरों को छोड़ने के लिए क्या हम आधुनिक समाज से हट जाएं, बैक टू नेचर? फिर देखिए, मार्क्स से कंपेयर करिए। मार्क्स ने कहा था कि प्रकृति की तरफ लौटो। जब मार्क्स ने भी युवावस्था में कहा बैक टू नेचर, रूसो भी कहता है बैक टू नेचर। बैक टू नेचर का मतलब ये नहीं होता कि हम फिर से जंगलों में चले जाएं, शहर को छोड़ दें। संयोग की बात, यहाँ रूसो का विचार गांधी से मिलता है। जब गांधी भी शहरी जीवन को ठीक नहीं मानते थे, रूसो भी शहरी जीवन को अच्छा नहीं मानता था। तो जब रूसो कहता है कि वास्तविक स्वतंत्रता तो हमने खो दी जो यहाँ में मिल रही थी, तो आखिर में हमें स्वतंत्रता लेने के लिए हमें कहाँ जाना पड़ेगा? बैक टू नेचर, फिर से प्रकृति में चलें। तो प्रकृति का मतलब ये नहीं है कि फिर से जंगल में चले जाएं, फिर से मानव उसी कबीलाई जीवन में जीने लगे। प्रकृति का मतलब है कि मानव की मूल विशेषता उसका अच्छा स्वभाव था, नैतिक जीवन था। अब मानव उस स्वभाव से हट के स्वार्थी जीवन जीने लगा। ये है प्रकृति की तरफ लौटने का मतलब है। प्रकृति की तरफ लौटने का मतलब है कि मानव अपने मूल स्वभाव की तरफ लौटे। प्रकृति की तरफ लौटने का मतलब है कि मानव अपने मूल स्वभाव की तरफ लौटे, मानव अपने मूल विशेषताओं की तरफ लौटे। ये मतलब होता है प्रकृति की तरफ लौटना। इसलिए उसने इसीलिए दूसरी स्वतंत्रता की बात की, जिसका नाम है नागरिक स्वतंत्रता, सिविल लिबर्टी। उसने दूसरी किस स्वतंत्रता की बात की? जिसका नाम है नागरिक स्वतंत्रता या सिविल लिबर्टी। इसलिए रूसो ये नहीं कह रहा है कि आप
ऐसी स्वतंत्रता की बात करिए कि जो कि फिर से हमें प्राकृतिक अवस्था में लेके चली जाए, जंगल में चली जाए। अब सिविल लिबर्टी का मतलब ऐसी स्वतंत्रता जो समाज में मिलती है, जो राज्य के द्वारा दिया जाएगा, जो कहीं न कहीं एक व्यवस्था के अंतर्गत होगी। इसलिए रूसो ने कहा ठीक है, प्राकृतिक स्वतंत्रता से भी अच्छा क्या है, नागरिक स्वतंत्रता। तो प्राकृतिक स्वतंत्रता कहाँ थी? जहाँ राज्य नहीं था, जहाँ सरकारें नहीं थी। और नागरिक स्वतंत्रता कैसी होगी? जहाँ राज्य होगा, सरकार होगी। लेकिन रूसो ने खास बात कही है। रूसो ने कहा है कि स्वतंत्रता कैसा है, केवल बंधनों का अभाव नहीं है। रूसो पहला विचारक है जो ये बात मानता है कि स्वतंत्रता क्या मतलब क्या है, समाज में आर्थिक समानता होनी चाहिए। यानी बात मैं फिर रिपीट कर रहा हूं कि पश्चिमी चिंतन में इकोनॉमिक इक्वलिटी को सेंटर में पहली बार किसने रखा? रूसो ने। और नागरिक स्वतंत्रता कैसे मिलेगी, अभी हम व्यवस्था बताएंगे, राज्य पर आएंगे, सरकार पर आएंगे, तब ये नागरिक स्वतंत्रता की और बात आ जाएगी। तो रूसो ने प्राकृतिक स्वतंत्रता के साथ मानव पैदा हुआ था, लेकिन हमें कौन सी स्वतंत्रता चाहिए? नागरिक, सिविल लिबर्टी चाहिए। दूसरी बात है, सिविल लिबर्टी के लिए क्या चाहिए? आर्थिक समानता चाहिए। और समाज में विषमताएं कितने प्रकार की हैं? ये रूसो ने अपनी किताब डिस्कोर्सेस ऑन इनइक्वालिटी में कहा कि व्हाट आर द इनइक्वालिटीज इन सोसाइटी, व्हाट टाइप्स ऑफ इनइक्वालिटीज। तो समाज में कितनी जो प्रॉब्लम है, कितनी विषमताएं हैं, तो वो कैसा है? एक तरफ मालिक है, मास्टर एंड स्लेव। एक विषमता है जो समाज में रही मालिक और दास की। एक विषमता है जो मालिक और मजदूर की। एक है मालिक दास की, दूसरी मालिक मजदूर की, और तीसरी विषमता कैसी है? शासक और शासित की। यानी रूलर एंड रूल्ड, मास्टर एंड स्लेव, कैपिटलिस्ट एंड द वर्किंग क्लास। ये समाज की विशेषता, विषमता रही है, इनइक्वालिटीज रही है। इसलिए डिस्कोर्सेस ऑन इनइक्वालिटी में उसने कहा कि जब बताइए ये सब विषमता ही तो है, यही तो है जंजीरें। तो जंजीर में कौन बंधा हुआ है? दास। जंजीर में कौन बंधा हुआ है? मजदूर। जंजीर में कौन बंधा हुआ है? शासित। सब जंजीर ही तो है। इसलिए रूसो ने कहा कि नागरिक स्वतंत्रता तभी होगी जब ये सब जंजीरें नहीं होंगी। और दूसरी बात है, उसने नागरिक स्वतंत्रता का ये मतलब नहीं रखा कि जो चाहे वो काम करिए। फिर उसने तीसरी बात क्या कह दी कि ठीक है, स्वतंत्रता की बात तो महत्वपूर्ण है, लेकिन ये भी ध्यान में रखना है कि मानव स्वभाव की दो प्रवृत्तियां हैं। अब यहाँ आपको देखने से पता चल जाएगा कि वो आदर्शवाद की तरफ भाग रहा है। क्योंकि याद रखिए, भौतिकवादी व्यक्ति ऐसा डिवीजन कभी नहीं करते, बात हमेशा याद रखिए। मानव स्वभाव की प्रवृत्तियां कैसी हैं, भौतिकवादी व्यक्ति ऐसा डिवीजन कभी नहीं करता, लेकिन आदर्शवादी, नैतिकतावादी जरूर करेगा, चाहे वो जो भी आदर्शवादी हो। एक मानव का स्वभाव क्या है? एक मानव की क्या है? विल है। बहुत बहुत याद रखिए, मानव में रीजन की बात उसने नहीं की। वो बुद्धि विवेक से चिढ़ता था, मैथमेटिक्स और फिजिक्स को गाली देता था। मैथमेटिक्स और फिजिक्स को गाली देता था वो, मैथमेटिक्स फिजिक्स सब बेकार की बातें हैं, इसने तुम्हें भ्रष्ट किया। उसका एक बहुत प्रसिद्ध कथन है, थिंकिंग मैन इज अ डिप्राइव्ड एनिमल। जब से हमारे अंदर विवेक आया, सोचने समझने की क्षमता आई, जब से हम तार्किक हुए, तभी से तो समाज भ्रष्ट हुआ। और आप याद रखिए, तार्किक होने में, भ्रष्ट होने में कोई विरोधाभास नहीं है। और वास्तविक तौर पर तो ऐसा लगता है, अगर रूसो के हिसाब से देखें, क्योंकि जिस विचारक को हम देखते हैं उसी हिसाब से दुनिया देखते हैं। रूसो के हिसाब से देखने पे तो ऐसा लगता है कि तार्किकता के साथ ही मेरे तेरे की भावना आई। मानव जब से तार्किक हुआ, जब से बुद्धिमान हुआ, तभी तो वो भ्रष्ट हुआ। इसलिए शहरों में ज़्यादा समस्या है गांव की तुलना में, क्योंकि शहरों में लोग ज़्यादा चालाक हैं। चालाकी बुद्धिवाद के साथ आती है, विवेक के साथ आती है। रूसो ने बुद्धिवाद के बजाय, विवेक के बजाय किस शब्द का प्रयोग किया? विल। विल का प्रयोग किया। विल का हिंदी में दीक्षा रखिए। तो मानव में दो प्रकार के विल है, रीजन का प्रयोग नहीं किया उसने। तो उसने कहा देखिए, पहला विल कौन सा है? वो है रेशनल विल है, या अब कल रियल विल है। अब रियल विल का ट्रांसलेशन अलग अलग तरीके से हो जाता है। दूसरा विल है एक्चुअल विल है। एक अब रियल विल को आप कहिए तार्किक इच्छा। अब ह्यूमन नेचर कैसा है, विल कैसे है? दो प्रकार की, क्योंकि इसको हम स्वतंत्रता जोड़ के देखेंगे। जब हम रूसो की आज़ादी की बात करते हैं तो फिर वो स्वतंत्रता चाहिए कैसी? नागरिक। पैदा की स्वतंत्रता के साथ हुआ प्राकृतिक। स्वतंत्रता कहाँ नहीं हो सकती? विषमता में। विषमता कैसी है? तीन।
अब सवाल है कि क्या स्वतंत्रता अपने इच्छानुसार काम करने का नाम है, जैसा मिल ने कहा? स्वतंत्रता क्या कुछ भी करने का नाम है या बंधनों का भाव है? तो मिल ने ऐसा नहीं कहा, रूसो ने ऐसा नहीं कहा। रूसो ने कहा देखिए मानव की दो इच्छाएं हैं। रियल विल क्या है? व्यक्ति की नैतिक इच्छा है। फिर नैतिकता पर आ गया। अब एक्चुअल विल क्या है? व्यक्ति भौतिक इच्छा है, निम्न इच्छा है। अब देखिए हमारी भौतिक इच्छा क्या होती है? जो वासना प्रधान होती है। और ये बात तुम कितनी बार फिलोसफर में बता चुके हैं। ऐसा डिवीजन जरा सोच के देखिए कि ऐसा डिवीजन बेंथम करेगा? बिल्कुल नहीं करेगा। जो भौतिकवादी होते हैं वो ये ऐसा मानते नहीं, रियल विल, एक्चुअल विल। पहले सवाल है कि विल दिखाओ मुझे, विल दिखने वाली चीज़ है नहीं। और जो दिखने वाली चीज़ नहीं उसे भौतिकवादी मानते नहीं। और जो दिखने वाली चीज़ नहीं उसमें दो डिवीज़न भी करते जा रहे हो कि एक्चुअल विल क्या है, रियल विल क्या है। इसलिए भौतिकतावादी लोग तो इससे दूर ही रहते हैं। लेकिन नैतिकतावाद जो आगे बढ़ेगा, जो आदर्शवाद की तरफ आगे बढ़ेगा, वैसा डिवीज़न जरूर करेगा। इसलिए आप कहेंगे रूसो आदर्शवादी भी है। हाँ, संयोग की यही बात तो है। रूसो के चिंतन में उदारवाद भी दिखता है, रूसो के चिंतन में समाजवाद भी दिखता है, रूसो के चिंतन में आदर्शवाद भी है। ये उसकी बड़ी विशेषता है। अब उसने कहा कि देखो भाई दो प्रकार की विल है। एक तो एक्चुअल विल है। एक्चुअल विल का मतलब है केवल अपनी भलाई की बात करें। हम जब अपने स्वार्थ की बात करें, अपनी भलाई की बात करें, केवल हमारा जीवन अपने तक संकीर्ण हो जाए, तो ये एक्चुअल विल है। अभी तो पशु वाली इच्छा हो जाएगी। भाई पशु का जीवन कैसा होता है? केवल अपने जीवन तक संचालित होता है। और रियल विल क्या है? जो कि समुदाय की भलाई की बात हो, जहाँ पे लोगों की भलाई की बात हो, समुदाय की चिंता हो, या कोई नैतिक कार्य हो, तो वो क्या है? रियल विल। रियल विल है। और इसीलिए अब सवाल है कि आज़ादी कौन सी विल को पालन करने में है? तो रूसो का रियल विल। इससे आज़ादी कैसा है? नैतिक कार्य करिए, समुदाय के लिए भलाई के लिए काम करिए। अब अगर कोई आज़ादी, रूसो ऐसी आज़ादी की बात नहीं करता कि टैटू लगा लीजिए, माथे पर सींग लगा लीजिए, जो आज की आज़ादी का मतलब है। आज की आज़ादी में तो कहीं ना कहीं एक तरीके से कुछ भी काम कर लीजिए। चयन की स्वतंत्रता, चयन खराब है अच्छा है कोई मैटर नहीं करता, बस वो दूसरे के जीवन को प्रभावित न करे, कुछ भी चयन कर लीजिए। रूसो ने ऐसा बिल्कुल नहीं कहा। इसलिए रूसो ने कहा कि मान लीजिए हमारी दो इच्छा है, तो आज़ाद कौन है? उसने कहा रियल विल वाला। तो उससे पूछा गया कि मान लो जो एक्चुअल विल से काम करता है वो आज़ाद है या नहीं है? उसने कहा नहीं है। तो उससे क्या किया जाएगा? तो रूसो ने कहा जो एक्चुअल विल वाला काम कर रहा है, अब मान लीजिए एक्चुअल विल क्या है? अब अगर समाज की भलाई के बजाय केवल अपने स्वार्थ के लिए काम करें तो एक्चुअल विल है। तो मान लीजिए कोई आपसे नोट्स मांग रहा है और नोट्स हमने नहीं दिया, तो एक्चुअल विल है। फिर इसका मतलब दूसरे की भलाई हमने नहीं की। तो रूसो ने कहा कि जो एक्चुअल विल से काम कर रहे हैं, तो अब सिगरेट पीना, शराब पीना क्या है? एक्चुअल विल है। अब क्लास का समय है, अब कोई क्लास नहीं करके पढ़ने का समय पढ़ नहीं रहा है और इधर उधर घूम टहल रहा है, तो अब मान लीजिए कोई दोस्त उसका मिला जो कहता है अरे भाई तुम क्लास मिस कर रहे हो, तो वो तो क्या करे? जबरदस्ती उसको पकड़ के लेके क्लास के सामने बैठा दे। इसे रूसो ने क्या कहा? स्वतंत्र होने के लिए बाध्य किया जाएगा। ये उसका बड़ा प्रसिद्ध कथन है कि व्यक्ति को स्वतंत्र होने के लिए बाध्य किया जाएगा। इंडिविजुअल शैल बी फोर्स टू बी फ्री। स्वतंत्र होने के लिए बाध्य किया जाएगा। इसलिए रूसो की स्वतंत्रता को क्या कहते हैं? बाध्यकारी स्वतंत्रता। सेबाइन ने कहा है इट इज अ पर्सन और एनी इंडिविजुअल इट फोर्स टू बी फ्री। बाध्यकारी स्वतंत्रता। आप कहेंगे सर ये कौन सी बात है? अरे आजादी में बाध्यता कहाँ होती है? बाध्यकारी स्वतंत्रता, फ्रीडम अलग चीज है, फोर्स अलग चीज है, दोनों चीज एक साथ मिल कैसे सकती हैं? और इसलिए सेबाइन ने कहा भी कि रूसो की यही विशेषता है कि बाध्य किसको किया जाएगा? जो अपनी स्वार्थी इच्छा के अनुसार काम कर रहा हो। इसलिए अब सवाल है क्लास का समय है, कोई रजाई में सो रहा है, तो उसको कौन सी इच्छा पालन कर रहा है? अपनी एक्चुअल विल का। तो अगर उसके पिता आए तो ठांस के दो दो लफाड़ दें कि चल बैठ क्लास करा रहा हमसे, तो जब उसके पिता ने उसको डांटा, रजाई उजाई फेंक दी, उसके ऊपर एक बाल्टी पानी डाल दिया, उसको उसके पिताजी ने उसकी स्वतंत्रता बाधित की या उसको याद दिलाया? तो उसको कहेगा नहीं नहीं याद दिलाया, बाधित नहीं की। यानी कई बार हम स्वतंत्रता को जानते नहीं। इसलिए उसने कहा बाध्य कौन करेगा? जिसे रियल विल पता हो। किसको किया जाएगा? जो एक्चुअल विल से काम कर रहा हो।
तो स्वतंत्र होने के लिए व्यक्ति को बाध्य किया जाएगा। इसलिए सेबाइन ने कहा है कि रूसो की स्वतंत्रता क्या है? स्वतंत्रता का विरोधाभास है, पैराडॉक्स ऑफ लिबर्टी। और पैराडॉक्स इसलिए है कि भाई स्वतंत्रता अलग है, बाध्यता अलग है। जिसमें आप किसी को बाध्य करेंगे तो आप स्वतंत्र कहाँ रहा? जब आपने बाध्य कर दिया, भाई स्वतंत्रता क्या है कि स्वतंत्रता का मतलब अपनी इच्छा अनुसार काम करना, स्वेच्छा से काम करना, ये स्वतंत्रता है। अब आप कह रहे हैं कि बाध्य कर दिया, ये कौन सी आज़ादी है? और आप याद रखिए, यही वो आधार है, यही उसकी बाध्यकारी स्वतंत्रता का ही वो विचार है जिसके आधार पर उसे ये भी आरोप लगाया जाता है कि वही तानाशाही का भी पिता है। जो सर्वाधिकारवाद आया, जो अपने आप में तानाशाही शासन आया, आलोचक तो कहते हैं कि हिटलर और मुसोलिनी जैसे लोगों को आगे बढ़ाने में कौन सा व्यक्ति जिम्मेदार है? वो है रूसो। हिटलर और मुसोलिनी जैसे लोगों को आगे बढ़ाने में रूसो जिम्मेदार है। रूसो अपने आप में, रूसो को अपने आप में बड़ा जिम्मेदार माना जाएगा। इसलिए कहा जाता है कि रूसो को तो कहा जाता है कि वो सर्वाधिकारवाद बढ़ाने वाला विचारक भी है। इसे रूसो के चिंतन में आप देखेंगे विरोधाभासी प्रवृत्तियां दिखेंगी। एक तरफ ऐसा लगता है कि वो सर्वाधिकारवाद को आगे बढ़ाता है, और इसी आधार पर कहा, क्योंकि आप कहेंगे सर्वाधिकारवाद इसकी तुलना हमने कैसे कर दी? क्योंकि सर्वाधिकारवादी भी कहते हैं कि जिस व्यक्ति को अपनी सही इच्छा नहीं पता है, हिटलर और मुसोलिनी ने क्या कहा? मैं सभी के लिए सोचता हूँ, लोग अपनी सही इच्छा नहीं जानते, इस उनका सबसे बड़ा काम क्या? हमारा अनुगमन करे, हमारे पीछे चले। यही तो हिटलर मुसोलिनी ने कहा। हिटलर मुसोलिनी कहला था कि जनता की सही इच्छा तो हम जानते हैं। और याद रखिए, यही घर में भी होता है। बड़े बुजुर्ग हमारे क्या कहते हैं? अरे बच्चे हो, अब उनसे कुछ भी काम करेंगे, अगर 10 रात में लेट आ रहे हैं तो ऐसा नहीं करना चाहिए। अरे भाई आज़ाद हमें होने दो, हम उड़ना चाहते हैं, जी लो जीवन। अब लेकिन ताऊ ठांसता रहता है, ताऊ कहता है ना ना ना, समय पर आना है घर में, ये देर में आ रहे हो। शादी विवाह का मामला है तो क्या कहते, तुमने दुनिया नहीं देखी है। यानी सवाल ये है कि जैसे हम ये मान लेंगे कि जो रियल बिल समझ रहा है वो हमारी इच्छा को नियंत्रित करेगा, क्योंकि हमें अपनी ही वास्तविक इच्छा नहीं पता है, फिर तो हमारे जीवन में हस्तक्षेप का पूरा रास्ता खुल जाएगा। और जब हस्तक्षेप ही होगा, जब बाध्यता ही होगी, तो कैसी आज़ादी? भाई बाध्यता और आज़ादी, बाध्यता का मतलब क्या? दास्ता हो गई। अब कोई कहे नहीं आपको यहीं बैठे रहना पड़ेगा, और क्योंकि यही आपकी आज़ादी है, क्योंकि अब बाहर जाओगे तो कुछ गलत काम करोगे। भाई ये कौन सी आज़ादी है? मैं ही तो विवेकपूर्ण हूँ, मुझे पता है क्या गलत है क्या सही है, मुझे दूसरा कैसे कोई बताएगा? इसलिए सेबाइन ने उसे कहा कि स्वतंत्रता का इट इज़ अ पैराडॉक्स ऑफ फ्रीडम, इट इज़ अ फोर्स फ्रीडम। तो इसलिए रूसो की स्वतंत्रता के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? और ये केवल रूसो के लिए ही यूज होता है। ये शब्दावली पर खूब ध्यान देने की आवश्यकता है। इट इज अ फोर्स्ड फ्रीडम, इट इज द पैराडॉक्स ऑफ फ्रीडम। ये बाध्यकारी आज़ादी है, ये स्वतंत्रता का विरोधाभास है। तो ये बात सेबाइन ने कही है रूसो के लिए। तो ये उसकी आज़ादी की बात हो गई। अब जरा हम आगे देखें। उसने पहली अब स्वतंत्रता की बात कर दी। दूसरा, अब जो बात ध्यान में रखने की है कि रूसो के चिंतन में, जैसे कि जब हम अब कंपेयर भी कर सकते हैं हॉब्स या लॉक से, रूसो के चिंतन में अगर हम देखें कि अधिकार की बात, तो अधिकार का चिंतन रूसो में नहीं है। हॉब्स क्या मानता था कि माइट इज राइट, जो शक्ति है वही अधिकार है। लॉक क्या मानता था? प्राकृतिक अधिकार। रूसो ने प्राकृतिक अधिकार का गला घोंट दिया। इस रूसो के चिंतन में प्राकृतिक अधिकार जैसा कोई चीज है नहीं, और क्यों नहीं उसके कारण आगे आपको पता चल जाएंगे। प्राकृतिक अधिकार को मानता नहीं, लेकिन वो लोकतंत्र को जरूर मानता है। वो स्वतंत्रता की बात करता है और लोकतंत्र की बात करता है। अब लोकतंत्र की बात कैसे करता है? जो बात ध्यान में रखने की है कि रूसो ने क्या कहा। रूसो जब लोकतंत्र की बात कर रहा था तो उसी के पहले लॉक सीमित और संवैधानिक शासन की बात करता था। रूसो ने सीमित और संवैधानिक शासन के बजाय प्रत्यक्ष लोकतंत्र की बात की, डायरेक्ट डेमोक्रेसी की बात की। रूसो ने प्रत्यक्ष लोकतंत्र की बात की और प्रतिनिधिवादी लोकतंत्र की आलोचना की। रूसो ने रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी की बड़ी आलोचना की। यानी इंग्लैंड में जो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी का प्रयोग किया जा रहा था, जो उस समय
पूर्ण रूप में नहीं था, फिर भी आगे बढ़ चुका था। रिप्रेजेंटेटिव प्रतिनिधिवादी लोकतंत्र यानी पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी जो इंग्लैंड में प्रयोग की जा रही थी, रूसों ने उसका समर्थन नहीं किया। रूसों ने डायरेक्ट डेमोक्रेसी की बात कही और उसने कहा भी कि प्रतिनिधिवादी लोकतंत्र को ही आलोचना करते हुए उसने कहा कि यहाँ तो भाई दो पार्टी हैं, दो पार्टी में किसी एक ने का आपको चयन करना ही है। और उसने कहा कि शक्ति का यानी प्रतिनिधिवादी लोकतंत्र की आलोचना करते हुए रूसों ने कहा कि रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी की पूरी फिलॉसफी क्या है कि हम अपनी इच्छा 5 साल तक अपने प्रतिनिधि को दे देंगे, अपनी इच्छा को ट्रांसफर कर देंगे अपने रिप्रेजेंटेटिव को, ये इसकी फिलॉसफी है। लेकिन रूसों ने कहा कि नहीं, हम शक्ति को ट्रांसफर कर सकते हैं, इच्छा को नहीं। हम शक्ति को ट्रांसफर कर सकते हैं, कभी हम विल ट्रांसफर नहीं कर सकते। विल को ट्रांसफर किया ही नहीं जा सकता, इच्छा ट्रांसफर नहीं की जा सकती। इच्छा शक्ति ट्रांसफर की जा सकती है, सामान ट्रांसफर किया जा सकता है, इच्छा नहीं। इसलिए कहते हैं भाई वोट किसको दे, जैसे सांपनाथ वैसे नागनाथ। इसलिए उसने यूनानी युग के चिंतन को फिर से पुनर्जीवित किया और उसने कहा कि लोकतंत्र होना चाहिए और दास प्रथा की मानने का सवाल ही पैदा नहीं होता। और लोकतंत्र का मतलब है जहां सभी की शासन में भागीदारी होगी। लोकतंत्र का मतलब है जहां सभी समान होंगे। लोकतंत्र का मतलब जहां कोई विषमता ही नहीं होगी, यानी एक तरीके का सामुदायिक जीवन होगा। क्योंकि सही मायने में रूसों के चिंतन में अगर आप देखेंगे शासन की बात, रूसों के चिंतन में राज्य और नागरिक समाज की अंतर को आप नहीं देख पाएंगे। और सेबाइन ने तो ये बात कही है कि रूसों ने क्या किया, नागरिक समाज की पुनर्खोज की है। रूसों नागरिक समाज की रीडिस्कवरी करता है, क्योंकि आधुनिक युग के होने के साथ व्यक्तिवाद आ गया, अणुवादी समाज आ गया। क्योंकि लोकतंत्र को नागरिक समाज से आप जोड़ के देखेंगे। अब आप जानते हैं हीगल के पहले पश्चिमी चिंतन में किसी नागरिक समाज का अंतर तो किया नहीं। इसलिए रूसों का नागरिक समाज कैसा है, वो अपने आप में जहां व्यक्ति नैतिक है। रूसों हमेशा मानता है कि नागरिक समाज कैसा होगा जहां व्यक्ति नैतिक है। यानी रूसों लॉक और हॉब्स जैसे लोगों के अणुवादी समाज को नहीं मानता, एटोमिस्टिक सोसाइटी नहीं है। अणुवादी समाज कैसा है, जैसे आप देखेंगे व्यक्ति के बीच कैसा संबंध होता है, लेन देन का। जैसे बाजार में आप गए, एक सामान लिया, सामान दिया, तो वो क्या ऐसा अणुवादी है। आप मेट्रो का टिकट लिए, मेट्रो में बैठ गए, न किसी संबंध न किसी से लेना देना। ये क्या है यहाँ, जबकि रूसों ने क्या कहा, उसने कहा नहीं, व्यक्ति सामुदायिक प्राणी है, व्यक्ति सामाजिक प्राणी है, अणु की तरह नहीं है। तो उसने अणुवादी समाज की धारणा को ध्वस्त कर दिया। उसने कहा व्यक्ति सामुदायिक प्राणी है, वो कम्युनिटी का व्यक्ति है और इसका मतलब है समुदाय में रहता है, समुदाय की भलाई के लिए काम करता है। इसलिए शासन भी कैसा होना चाहिए, व्यक्ति के स्वार्थ पर नहीं। क्योंकि रूसो बार बार कहता है मानव का मूल स्वभाव कैसा है, नैतिक। यदि कभी कभी वो अपनी निम्न इच्छा के अनुसार काम करता है, एक्चुअल विल के अनुसार काम करता है, तो समुदाय उसे बाध्य करेगा। समुदाय उसे बाध्य करेगा कि वो सही तरीके से काम करे। और समुदाय और राज्य के बीच तो अंतर नहीं बता पाया वो, तो नागरिक समाज कह लीजिए, राज्य कह लीजिए, बार बार वो एक ही शब्द में प्रयोग कर रहा है। तो शासन में किसकी भागीदारी हो रही है, पूरे समुदाय की। और समुदाय क्यों भागीदारी करेगा, समुदाय की भलाई के लिए। तो रूसों का चिंतन में, रूसों के चिंतन में व्यक्तिवाद नहीं है। हाँ, जहाँ आज़ादी की बात देखेंगे वहाँ तो ऐसा लगता है कि अरे तो व्यक्ति की आज़ादी की बात कर रहा है, लेकिन सही मायने में व्यक्ति की आज़ादी है पहला। और यहाँ अगर प्रत्यक्ष लोकतंत्र से जोड़ के देखें तो आज़ादी ये नहीं है कि शासन के खिलाफ आप बोलिए, आज़ादी ये है शासन में समान सहभागिता रखिए। इसे लोग कहते हैं, रूसों के इस प्रत्यक्ष लोकतंत्र को और भी एक नाम दिया जाता है जनमत संग्रही लोकतंत्र, प्लेबिसेटेरियन डेमोक्रेसी। जनमत करना यानी हर बात में लोगों की बात, इच्छा को पूछना। रूसों का लोकतंत्र कैसा है, प्लेबिसेटेरियन। रूसों का लोकतंत्र कैसा है, जनमत संग्रही लोकतंत्र, जहां लोगों को जनमत किया जाएगा, जहां लोगों की बात पूछी जाएगी, बताया जाएगा। और इसीलिए आज जो सहभागी लोकतंत्र के सिद्धांतकार हैं वर्तमान दौर में, समकालीन दौर में, वो रूसों से ही प्रेरणा लेते हैं। इन रूसों के लोकतंत्र कैसा होगा, प्रत्यक्ष लोकतंत्र का मतलब चुनाव नहीं, प्रत्यक्ष लोकतंत्र का मतलब पार्लियामेंट नहीं। प्रत्यक्ष लोकतंत्र का मतलब है जहां सब लोग इकट्ठे बैठेंगे। अब चूंकि पूरी दुनिया घूमा था वो, और खासतौर पर स्विट्जरलैंड से बड़ा प्रभावित था,
तो वहाँ देखा भी था कि बड़ा छोटे छोटे समुदाय थे, वहाँ लोग रहते थे, शासन इकट्ठे कर लेते थे। या रूसों का शासन ऐसा था कि जहाँ पे सबकी शासन में समान सहभागिता होगी। इसलिए आप देखिए, शासक और शासित का भेदभाव नहीं होगा। कोई भाई प्रत्यक्ष लोकतंत्र में ना कोई शासक है ना कोई शासित है, इसलिए तंत्र नहीं होगा, जन ही जन तो होगा, जनतंत्र। लोक क्या कहा, लोक ही लोक तो होगा, शासन में सब लोग हैं, सब सहभागिता करेंगे। अब ये तो आप सवाल उठा सकते हैं, आलोचना वाला पार्ट हम बाद में ही देखते हैं, उतना महत्वपूर्ण आलोचना वाला पार्ट होता नहीं कि भाई ऐसा कैसे होगा, ऐसा होगा क्या, इसे तो रोमांटिक कहा जाता है, आदर्शवादी। ऐसा होगा या नहीं होगा, ऐसा कहीं था या नहीं था, ये बात अलग है, ऐसा ही होना चाहिए। और इसलिए जनता की आवाज़, ईश्वर की आवाज़। लोकतंत्र का मतलब बहुमत का शासन नहीं, लोकतंत्र का मतलब समूह का शासन नहीं, सभी का शासन। लोकतंत्र का शाब्दिक मतलब तो यही है। इसलिए वो प्रत्यक्ष लोकतंत्र की बात कर रहा है, और वहां पे वो लॉक से 2 कदम आगे बढ़ जा रहा है। और उसके प्रत्यक्ष लोकतंत्र के विचार को क्या कहा गया, और उसने व्यक्ति को सामाजिक कहा, प्रत्यक्ष लोकतंत्र की बात की। इसी प्रत्यक्ष लोकतंत्र के विचार को और व्यक्ति को सामाजिक मानते हुए उसने कहा, इसी प्रत्यक्ष लोकतंत्र के विचार को उसने क्या कहा, जन संप्रभुता, पीपुल सॉवरेंटी, पॉपुलर सॉवरेंटी। इसी प्रत्यक्ष लोकतंत्र के रूसों के विचार को पॉपुलर सॉवरेंटी या जन संप्रभुता भी कहा गया। अब पॉपुलर सॉवरेंटी या जन संप्रभुता का मतलब क्या है, अब एक खास बात देखेंगे हम, फिर कंपेयर करें। एक संप्रभुता हॉब्स की है, हॉब्स ने कौन सी संप्रभुता बताई है, वैधानिक, लीगल। दूसरी संप्रभुता लॉक की है। लॉक वैसे संप्रभुता हमेशा याद रखिए, लॉक संप्रभुता शब्द का प्रयोग बिल्कुल नहीं करता, लॉक संप्रभुता शब्द का प्रयोग नहीं करता, लेकिन जो उसने कहा उसमें जो अंतर्निहित है, लॉक तो संप्रभुता से डरता था, संप्रभुता का मतलब सब सर्वशक्तिशाली, सबसे बड़ी शक्ति, तो उससे चिढ़ता था, उसका शब्द का प्रयोग नहीं करता था। तो इसलिए लॉक, लेकिन लॉक के विचारों में जो चीज नहीं थी, इसलिए बहुत ध्यान से चीजों को पढ़ते हैं कि हॉब्स की संप्रभुता कैसी है, वैधानिक। लॉक की संप्रभुता कैसी है, राजनीतिक। यानी लॉक ने कहा कि शक्तियां जनता में निहित हैं, और हॉब्स ने कहा कि शक्तियां विधि में निहित हैं, और राजा विधि का निर्माता है। वैधानिक संप्रभुता का मतलब क्या होता है, शक्ति। तो शक्ति जब विधि में निहित हो जाए, हॉब्स में विधि कौन निर्माता, कौन, राजा। यानी हॉब्स की संप्रभुता किस में है, एक व्यक्ति में है, राजा में है। लॉक की संप्रभुता किस में है, एक समूह में है, या बहुमत में है, विधायिका में है, आप कह लीजिए कि, या जो लोग वोट देते हैं उनमें है, निर्वाचक मंडल में है, आप कह लीजिए। राजनीतिक संप्रभुता का मतलब जहाँ जो लोग वोट दें, जो लोग निर्वाचक मंडल के भाग हों, संप्रभुता उसमें है, या जो बहुमत में हो संप्रभुता उसमें है। और कहा जाता है जन संप्रभुता दोनों का सम्मिश्रण है। जो जन संप्रभुता का विचार है, जन संप्रभुता, पॉपुलर सॉवरेंटी और डेमोक्रेसी एक ही बात तो है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र को उसने बात कही, और उसने किस तरीके से, अभी प्रत्यक्ष लोकतंत्र नहीं है इसलिए वो आदर्शवादी बन गया। तो वो जन संप्रभुता उसका विचार कहाँ है, जहाँ हॉब्स की संप्रभुता और लॉक की संप्रभुता दोनों को मिला दिया जाता है। कैसे, इसी बात को थोड़ा और विस्तार कर दें तो रूसों की जन संप्रभुता में, जो रूसों की पॉपुलर सॉवरेंटी है, वो पहला आप याद रखिए कि न तो वो राजनीतिक और वैधानिक संप्रभुता दोनों से अलग है, वो राजनीतिक और वैधानिक संप्रभुता दोनों से अलग है। और रूसों की जन संप्रभुता में पहला विशेषता किसकी है, हॉब्स की। विषय वस्तु किसकी है, लॉक की। और विषय वस्तु लॉक से उसने आगे बढ़ा दिया, लेकिन विषय, हम ये नहीं कहेंगे पूरा विषय वस्तु है, लेकिन चीजें तो ऐसा दिखता है कि जन संप्रभुता की मूल विशेषता कहाँ से ला रहा है, हॉब्स से, और विषय वस्तु कहाँ से प्रभावित है, लॉक से। ये कैसे, कहने का मतलब क्या है,
तो हॉब्स ने राजा की विशेषता क्या थी, संप्रभुता की विशेषता क्या थी? हॉब्स की ये अदेय है। संप्रभु क्या है, राजा क्या है, सर्वोच्च शक्तिशाली है। जब हॉब्स ने राजा की विशेषता बताई तो यही सारी बातें तो बताई कि वो अदेय है, सर्वोच्च शक्तिशाली है, वो कि सीमित नहीं है, सीमित नहीं है, वो अदेय है, सर्वोच्च शक्तिशाली है, सीमित नहीं है, और वो किसी से नियंत्रित नहीं है, उसकी शक्तियां विभाजित नहीं है, जो भी कह लीजिए भाई। नहीं, हॉब्स के राजा की जितनी विशेषताएं याद हो सकती हैं उतनी आप लगा लीजिए। अदेय है, वो सर्वोच्च है, शक्तिशाली है, उसकी आज्ञा विधि है, ये हॉब्स की विशेषता है। लॉक में इसकी विषय वस्तु क्या है? लॉक ने कहा कहीं न कहीं संप्रभुता बहुमत में है, निर्वाचक मंडल में है। अब आप देखिए रूसों की संप्रभुता कैसी है। रूसों की संप्रभुता की विशेषताएं सारी किसकी हैं? हॉब्स की हैं कि संप्रभुता अदेय है, सर्वोच्च है, शक्तिशाली है। विषय वस्तु किसकी है? लॉक की है। इसलिए रूसों में संप्रभु कौन है? समूचा समाज। रूसों का संप्रभु कौन है? समूचा समाज। रूसों का संप्रभु कौन है? राज्य। और इसी को उसने क्या कह दिया? इसी को उसने क्या कह दिया? जनरल विल। उसी को उसने क्या कह दिया? जनरल विल। बात ध्यान रखिए, रूसों ने जनरल, अभी जनरल विल को हम अलग से आपको बता देंगे, जनरल विल हम अलग से देखेंगे। रूसों ने समुदाय, संप्रभुता और राज्य के लिए जिस एक शब्द का प्रयोग किया है, सामान्य इच्छा। रूसों की सामान्य इच्छा क्या है? समुदाय भी है। रूसों की सामान्य इच्छा क्या है? संप्रभुता भी है। रूसों की सामान्य इच्छा क्या है? राज्य भी है। अभी सामान्य इच्छा को हम अलग से भी आपको बता देंगे, लेकिन सच मायने में सामान्य इच्छा का बहाना था। अब राज्य की विशेषता संप्रभुता, और राज्य समाज में अंतर किया नहीं। राज्य, समुदाय, संप्रभुता उसके लिए एक ही है। और इसलिए कहा भी जाता है हॉब्स के राजा, जो हॉब्स के संप्रभुता की विशेषता है, हॉब्स का संप्रभुता एक व्यक्ति है। अब रूसों का संप्रभुता पूरा समुदाय आ गया। और बात सीधी सी है, अगर पूरे समुदाय को ही अब शक्तिशाली बना देते तो इसमें समस्या कहाँ है? और जब पूरा समुदाय एक समान शक्तिशाली बन जाए, वही तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र है। वहाँ बहुमत अल्पमत होगा ही नहीं, वहाँ शासक शासित होगा ही नहीं। इसलिए कहा जाता है कि हॉब्स के लेबायथा का सर काट दिया जाए तो वो रूसों की संप्रभुता बन जाता है। लेबायथा के सर काटने का मतलब है कि एक राज्य की, ये हॉब्स की सारी विशेषताएं रूसों के लिए लगती हैं। हॉब्स की सारी विशेषताएं रूसों की लगती हैं, बस अंतर ये है कि हॉब्स में संप्रभुता कौन है? व्यक्ति नहीं है, पूरा समुदाय ही संप्रभु है। और जब समुदाय संप्रभु हो जाए, सभी लोग संप्रभु हो जाए, केवल बहुमत नहीं जैसा लॉक ने कहा, विधायिका नहीं जैसा लॉक ने कहा, जब पूरा समुदाय संप्रभु हो जाए, यही तो है लोकतंत्र, जनता की जनार्दन है। ऐसा रूसों का विचार है, जन संप्रभुता का विचार। इससे पॉपुलर सॉवरेंटी, वैधानिक संप्रभुता और राजनीतिक संप्रभुता दोनों से अलग है, और दोनों की विशेषताओं से मिलकर बना हुआ है। दोनों की विशेषताओं से मिलकर बना हुआ है। तो फिर आप अगली सवाल पूछेंगे सर ये सामान्य इच्छा क्या है? तो स्वतंत्रता बता दिया हमने, अधिकार तो है ही नहीं उसके विचार में। अब आप खास तौर पे देखेंगे, इसलिए स्वतंत्रता को हर जगह जोड़ के देखिए। जब अपना ही शासन है तो इससे ज्यादा स्वतंत्रता कहाँ मिलेगी? भाई शासन सभी का है तो इससे ज्यादा आजादी कहाँ मिलेगी? आज तो हम कहते हैं भाई शासन के खिलाफ बोलो, शासन के खिलाफ आंदोलन करो। जब आप शासन के समान हिस्से हैं तो स्वभाव है, इससे बड़ी आज़ादी हो नहीं सकती। और जब एक एक व्यक्ति में संप्रभुता नहीं था, पूरा समाज ही संप्रभु है, तो कौन किस पे शासन करेगा? सब लोग मिलकर काम करेंगे। और रूसों ने यही तो कहा कि मानव का स्वभाव ही ऐसा है, मानव दूसरे के साथ मिलकर रहना चाहता है। आप याद रखिए, हम इसलिए दूसरे के साथ नहीं मिलना चाहते कि हमारी केवल कुछ इच्छा है, कुछ, फिर तो पशु भी मिल जाना चाहते हैं। हम दूसरे के साथ इसलिए नहीं मिलना चाहते कि हमें कुछ नफ़े नुकसान की बात करना, उनसे फ़ायदा लेना है। हमारा स्वभाव ही है कि दूसरे के साथ मिलेंगे, हमें अच्छा लगता है, इसलिए फ्रेंडशिप होती है, इसलिए समुदाय बनता है। नहीं तो हर व्यक्ति बहुत बड़ा पैसे वाला होता है, अकेले ही रह लेता है जीवन, अकेले जीवन चलता नहीं। साधुओं को भी समुदाय बनाना पड़ता है,
इसका मतलब है यही मानव की मूल विशेषता जो रूसो ने बताई। तो आधुनिक युग में समुदाय को उसने केंद्र में लाया, नहीं तो व्यक्तिवाद हावी था, व्यक्ति ही हावी था। दूसरी बात, अब सवाल है कि रूसो की सामान्य इच्छा क्या है। और इसलिए जब उसने जन संप्रभुता का विचार दिया तो याद रखिए तभी फ्रांस में क्रांति हो गई। जो फ्रांसीसी क्रांतिकारी थे रूसो के विचारों से बड़े प्रभावित थे। रूसो ने कहा वे सब शक्तिशाली है, कैसा राजा कैसा महाराजा, कैसा मालिक कैसा मजदूर, जनता शक्तिशाली है। और इसी पर इसलिए फ्रांस में बड़े क्रांतिकारियों के समूह थे, जैकोबिन्स और रोबेस्पियर उसका नेता था। तो ये सब क्रांतिकारियों का समूह बना था और रूसो के विचारों से बड़ा प्रभावित था, क्योंकि रूसो के विचार में स्वतंत्रता भी है, समानता भी है, और जहां स्वतंत्रता समानता होगी बंधुत्व अपने आप होगा। और फ्रांसीसी क्रांति का नारा क्या था? स्वतंत्रता समानता बंधुत्व। तो देखिए सामान्य इच्छा क्या है। अब सामान्य इच्छा क्या है? जनरल विल। हमने कह दिया जनरल विल क्या है? रूसो की संप्रभुता। जनरल विल क्या है? रूसो की सॉवरेंटी है, रूसो का राज्य है, रूसो का समुदाय है, जो भी कह लीजिए, सब जनरल विल है। कैसे? अब विल बार बार करता है, मैंने बता दिया, रीजन को तो मानता नहीं। विवेक के खिलाफ विद्रोह, सेबाइन ने कहा भी है, रिवोल्ट अगेंस्ट रीजन। मैक्सी ने कहा वह चाइल्ड ऑफ नेचर, प्रकृति का बच्चा था, बड़ा ही प्राकृतिक जीवन चाहता था, प्रकृति की तरफ लौट जाना चाहता था। मैक्सी ने कहा वह चाइल्ड ऑफ नेचर, प्रकृति का बच्चा था वो। तो सामान्य इच्छा, सामान्य इच्छा का मतलब है, देखिए व्यक्ति की दो प्रकार की इच्छा है, फिर वही बात आ गई। एक कौन सा है? रियल विल। ईच एंड एवरी इंडिविजुअल इज हैविंग टू टाइप्स ऑफ विल, वन इज द रियल विल एंड अदर इज एक्चुअल विल। तो दो प्रकार की इच्छा है। और जो व्यक्ति, अब सवाल है कि सामान्य इच्छा का मतलब है सभी की नैतिक इच्छाओं का योग। रियल विल का अनुवाद क्या करें? नैतिक इच्छा, दीर्घकालिक इच्छा, जो भी कह लीजिए, सभी की नैतिक इच्छाओं का योग। यानी सवाल है सामान्य इच्छा सामूहिक इच्छा है या व्यक्तिगत इच्छा है? तो सामान्य इच्छा के बारे में रूसो ने इतना क्लेरिफिकेशन तो नहीं किया। हर विचार कितना क्लेरिफिकेशन तो करता नहीं, अब उसको पता नहीं होता, बाद में हमारे ऊपर इतना पोस्टमार्टम चल जाएगा, लोग इतना अध्ययन हमारा करने लगेंगे। तो रूसो ने कहा भाई देखो, सभी की नैतिक इच्छाओं का योग या सभी की इच्छा, यानी क्या है? सामान्य इच्छा क्या है? सामूहिक इच्छा है। तो सामूहिक इच्छा का मतलब क्या है? सामूहिक भलाई की इच्छा है। इसलिए केवल सभी की इच्छा सामान्य इच्छा नहीं हो सकती। क्यों? मान लो कि सभी की इच्छा का मतलब है कि हम 10 लोग इकट्ठे हुए, 10 व्यक्ति इकट्ठे हुए और 10 मिलकर कह रहे हैं कि एक निर्दोष व्यक्ति की पिटाई होनी चाहिए, तो ये सभी की इच्छा है। तो क्या सभी की इच्छा सामान्य इच्छा हो जाएगी? नहीं। इसलिए अब सवाल है, एक ही व्यक्ति है, इसमें से 10 व्यक्ति जुटे हैं, 9 कह रहे हैं कि भाई व्यक्ति को पीटो, एक व्यक्ति कह रहा है कि नहीं ऐसा कहना गलत है, इसका मतलब उसकी इच्छा क्या हो गई? रियल विल। इसलिए सामान्य इच्छा का मतलब है सबकी भलाई ज्यादा इंपॉर्टेंट है, समुदाय की भलाई ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर एक भी व्यक्ति समुदाय की भलाई की बात कर रहा है तो उसकी इच्छा को सामान्य इच्छा कहा जाएगा। और इसीलिए जो बाकी लोग हैं उनको बाध्य किया जाएगा कि वो अपने सही रास्ते पर चले, यही तो उसकी बाध्यकारी स्वतंत्रता है। इसलिए रूसो का सामान्य इच्छा क्या है? राज्य। रूसो का सामान्य इच्छा क्या है? संप्रभुता। इसीलिए राज्य व्यक्ति को बाध्य करेगा, समुदाय व्यक्ति को बाध्य करेगा कि वो अपनी एक्चुअल इच्छा के बजाय कैसे काम करे? रियल इच्छा से। इसलिए आप देखेंगे एक्चुअल विल का योग सामान्य इच्छा नहीं होती, जनरल विल नहीं होती। एक्चुअल विल का योग जनरल विल नहीं होती। इसलिए सामूहिक भलाई की इच्छा, चाहे एक ही व्यक्ति की इच्छा क्यों न हो, वही सामान्य इच्छा होगी। अब रूसो इतना बड़ा आदर्शवादी था कि एथेंस और स्पार्टा की कहानी भी उसने सुनाई कि एक माँ के 9 बच्चे थे जो सभी लड़ने के लिए गए और संयोग से लड़ने में सभी माँ के बच्चे मार दिए गए, लेकिन उस माँ के देश की तरफ से जहाँ से बच्चे गए थे वो देश जीत गया। तो वो राज्य तो जीत गया लेकिन माँ के बच्चे सारे मारे गए। तो माँ ने मंदिर में जाके प्रार्थना की, माँ ने कहा कि बड़ी अच्छी बात है कि हमारा देश तो जीता, भले हमारे बच्चे मारे गए। इतनी बड़ी सामुदायिक भावना
को रूसो रियल विल कहता है, क्या वाकई व्यक्ति में इतनी बड़ी सामुदायिक भावना होती है? अगर होती है तो निश्चित तौर पर यही तो फिर रूसो का विचार, यही तो रूसो आदर्शवादी हो जाता है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र क्या वाकई हो पाएगा? क्या वाकई सब लोगों में संप्रभुता आ जाएगी? क्या वाकई समाज में किसी प्रकार का विभाजन नहीं रहेगा? ये चीज़ें उसको आदर्शवाद की तरफ ले जाते हैं, लेकिन जनरल विल का यही है। तो इसकी संप्रभुता, राज्य, समुदाय सभी का सामूहिक नाम क्या है? सामान्य इच्छा। शक्तियां ही सामान्य इच्छा में है, दूसरी बात। और इसलिए कहा भी जाता है, इसलिए आप याद रखिए रूसो ने क्या कहा, सामान्य इच्छा क्या है? क्या है? हर व्यक्ति का एक नागरिक धर्म है, सिविक रिलीजन है। इसलिए बार जरा ध्यान से देखिए, अगर नागरिक धर्म है, इसलिए कहा भी जाता है राजनीतिक तौर पर राष्ट्रवाद की नींव रखने वाला विचारक रूसो है। राजनीतिक तौर पर हमने कहा कि देखिए व्यवहारिक रूप में तो राष्ट्रवाद का आधार मैकियावेली में भी दिखता है, लेकिन सैद्धांतिक तौर पर राष्ट्रवाद की राजनीतिक नींव रखने वाली व्यक्ति विचारधारा रूसो ने पैदा की। क्यों? क्योंकि व्यक्ति के जीवन का उद्देश्य महत्वपूर्ण नहीं है, राज समुदाय के जीवन का उद्देश्य ज़्यादा महत्वपूर्ण है, राज्य का महत्व ज़्यादा है, राज्य का महत्व ज़्यादा है। इसे सामान्य इच्छा क्या है? रूसो का राज्य है, और राज्य समुदाय में अंतर करता नहीं, और राज्य की विशेषता संप्रभुता है। ये तीनों एक ही शब्द में यूज कर सकते हैं आप। सामान्य इच्छा कहिए, राज्य कहिए, समुदाय कहिए, संप्रभुता एक है। तो रूसो का राज्य है कैसा? बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, आंगिक। रूसो का राज्य है कैसा? नैतिक। हमने कई बार आपको आंगिक के मतलब बताए हैं। आंगिक का मतलब क्या है? ऐसा राज्य जो अपने आप में ऐसे जो व्यक्ति के समान हो, यानी मानव शरीर के समान हो। और जैसे मानव शरीर में अनेक अंग होते हैं, वैसे राज्य के अनेक अंग हैं, और सभी अंग एक दूसरे के पूरक हैं। ये आंगिक राज्य, राज्य के अनेक अंग हैं, सभी अंग एक दूसरे के पूरक आंगिक राज्य है। और ये नैतिक क्यों है? क्योंकि राज्य का मूल उद्देश्य क्या है? सभी की भलाई करना। राज्य का मूल उद्देश्य है समुदाय की भलाई करना। ये क्या है? नैतिक। इसे रूसो का राज्य यांत्रिक नहीं है, मैकेनिस्टिक नहीं है। रूसो का राज्य यांत्रिक नहीं है, मैकेनिस्टिक नहीं है। रूसो का राज्य कोई बल प्रयोग की संस्था नहीं है। रूसो का राज्य कैसा है? आंगिक है। और आप याद रखिए नैतिक है, नहीं राज्य कभी कोई गलत काम नहीं कर सकता। इसी आधार पर बाध्यकारी स्वतंत्रता और राज्य के इसी आंगिक आधार पर, नैतिक आधार पर ही तो उसे कई बार फांसीवादी कह दिया जाता है। फांसीवादी उसे क्यों कहा जाता है? व्यक्ति के हित के बजाय राज्य का हित आगे बढ़ा दिया, राज्य को नैतिक बना दिया। नैतिक का मतलब राज्य कभी कोई गलती नहीं कर सकता, राज्य का महत्व व्यक्ति से ज़्यादा है। लेकिन जितने भी आलोचक हैं वो शायद, हमने कहा आलोचना तो किसी की भी की जा सकती है, आलोचकों कहने से रूसो कभी फांसीवादी नहीं बन जाएगा। क्योंकि रूसो, अरे फांसीवादी एक व्यक्ति की ताकत की बात करते थे, रूसो तो पूरे समुदाय की बात कर रहा है। इतना फक्कड़ आदमी था, वो तो पूरे समुदाय की बात ही किए जा रहा है। इसलिए उसे आलोचक भले कुछ कह दें, आलोचक तो प्लेटो को भी कह देते हैं, रूसो को भी कह देते हैं, लेकिन ये बहुत ध्यान देने की बात है कि हॉब्स का राज्य कैसा है? यांत्रिक। लॉक का राज्य कैसा है? यांत्रिक। रूसो का राज्य आंगिक है। और ये बात आप जानते हैं, आंगिक राज्य को मानने वाले आदर्शवादी होते हैं, आंगिक राज्य को मानने वाले आदर्शवादी होते हैं। तो रूसो एकदम अलग ही चिंतन ला रहा है। हॉब्स विवेक की बात करता था और रूसो ने विवेक की धज्जियां उड़ा कर रख दी। और अब जरा हम रूसो का ऐसा चिंतन देखें तो थोड़ा सा हम सामान्य रूप में सामाजिक समझौता, थोड़ा अपरंपरागत रूप में देखें तो रूसो को हमने देखा, लोकतंत्र देखा, स्वतंत्रता देखी, फिर राज्य का स्वरूप देखा, हमने समुदाय की बात देख ली। तो अब जरा रूसो के परंपरागत चिंतन तरफ आ जाए। उसने क्या कहा था? एक फ्रांसीसी क्रांति का आधार रखा, ये भी रूसो के चिंतन में है। उसमें उदारवाद, समाजवाद, हर किस्म के चिंतन है। या हम ये देख लें कि क्यों उसे उदारवादी भी कहा जाता है, क्यों उसमें समाजवाद भी है, क्यों उसमें आदर्शवाद भी है। रूसो के जरा बहुलतावादी चिंतन को देखा जाए तो फिर उसमें देखा जाए कि उसमें हर चीज़ें मिली हुई हैं। उसके बाद फिर हम देखें कि सामाजिक समझौते की बात कैसे करता है, मानव स्वभाव की परंपरागत चीज़ें। तो रूसो में आप देखेंगे समाजवाद का आधार क्यों है? मार्क्स जैसे लोग उससे प्रभावित क्यों थे? क्योंकि वो पहला व्यक्ति है आधुनिक चिंतन में जो आर्थिक समानता की बात कर रहा है, और पहला चिंतन है जो पूंजीवाद के खिलाफ विद्रोह कर रहा है, यानी पूंजीवाद के विरुद्ध है,
संपत्ति के खिलाफ है, तो इसलिए उसके चिंतन में, और कहता ही है कि कोई व्यक्ति इतना अमीर ना हो दूसरे को खरीद सके, कोई इतना गरीब ना हो कि अपने आप को बेचने को बाध्य हो सके। तो ये चीज़ें उसके समाजवाद दिखाती हैं। और समुदाय पहले है उसके चिंतन में, भाई समाजवादी हमेशा समुदाय को प्राथमिकता देते हैं, व्यक्ति को नहीं। तो समुदाय का महत्व ज़्यादा है, हम अणु जैसे नहीं हैं। दूसरी बात है उसके चिंतन में उदारवाद कैसे है, भाई व्यक्ति की आज़ादी की बात कर रहा है, यानी व्यक्ति स्वतंत्र जन्मा है, व्यक्ति की स्वतंत्रता की बात कर रहा है। और जरा सोचिए लोकतंत्र का कितना बड़ा समर्थक है कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र की बात तक कर गया। लोकतंत्र में तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र की बात कर रहा है। दूसरा, फिर उसे आदर्शवादी क्यों कहा जाता है? रूसो चिंतन में हर चीज है। अभी डिपेंड करता है कि इसलिए उससे बहुत सारे लोग अपनी प्रेरणा लेते हैं। आदर्शवादी क्यों कहा जाता है? कि मानव कैसा है, व्यक्ति को नैतिक बताया, स्वार्थी नहीं, बेंथम की तरह नहीं, व्यक्ति को नैतिक कहा। और स्वाभाविक रूप में राज्य को आंगिक कहा। आदर्शवाद की विशेषता हमने पहले ही आपको बता रखी है कि राज्य को आंगिक कहा, राज्य और समुदाय को प्राथमिकता दिया। राज्य और समुदाय को प्राथमिकता दे रहा है, ये सब आदर्शवादियों की विशेषता है। अब अजीब सी बात है, बस एक बात याद रखिए कि नारीवादी रूसों के बहुत खिलाफ है। नारीवादी चूंकि रूसों ने क्या किया, जब डिस्कोर्सेस के बाद जब एमिल लिखा लास्ट में उसने, वैसे उसे कन्फेशन भी लिखा, अपनी ऑटोबायोग्राफी है उसकी कन्फेशन, अपने चिंतन में ऑटोबायोग्राफी भी लिखा, लेकिन नारीवाद का चिंतन उसमें नहीं है, बल्कि नारीवाद का विरोधी है वो, ऐसा। और इसीलिए मैरी वोल्स्टेनक्राफ्ट एक नारीवादी विचारक हैं जो उसकी बड़ी आलोचना करती हैं, कहते उल्लू था वो। तो मैरी वोल्स्टेनक्राफ्ट रूसो से नाराज क्यों है? क्योंकि रूसो ने जब शिक्षा किताब एमिल लिखी थी तो उसने कहा था कि महिलाओं को स्कूल नहीं भेजना चाहिए। उसने कहा था देखो महिलाओं में दो समस्या होती है, एक तो ये परिवार के हित को हमेशा राष्ट्र के हित से ज्यादा प्राथमिक मान लेती हैं, इनके लिए परिवार का हित प्रमुख हो जाता है, समुदाय का हित पीछे आ जाता है। और इसीलिए ये ज़्यादातर घरेलू कामों के लिए ज़्यादा उपयोग है, क्योंकि सिविक रिलीजन में क्या होना चाहिए, हमें हमेशा समुदाय के हित को प्राथमिकता देनी चाहिए। महिलाओं में प्रवृत्ति नहीं होती और भावनात्मक होती है। महिलाएं भावनात्मक होती हैं, सार्वजनिक हितों के बजाय अपने हितों को पहले प्राथमिकता दे देंगी, राष्ट्र के बजाय परिवार को ही ला देंगे। इसलिए उसने कहा था कि महिलाओं को सार्वजनिक जीवन में, शिक्षा वगैरह में उतनी समान सहभागिता देने की आवश्यकता नहीं है। तो फिर आपत्ति करेंगे फिर भाई कोई ऐसा प्रत्यक्ष लोकतंत्र, यहाँ पर महिला, इसे मैरी वोल्स्टेनक्राफ्ट ने उसकी बड़ी आलोचना की है। लेकिन अब रूसो की चिंतन से फांसीवादी भी कैसे आधार निकाल लेते हैं, राष्ट्रवादी आधार तो बनाते हैं। रूसो के चिंतन राष्ट्रवाद का प्रतिपादन क्यों है? क्योंकि याद रखिए जहां भी राज्य को आंगिक माना जाएगा, जहां व्यक्ति का जीवन, क्योंकि आंगिक का मतलब है व्यक्ति अंग की भांति है, राज्य का महत्व व्यक्ति से ज्यादा है, समुदाय पहले आता है, राज्य नहीं, सॉरी समुदाय पहले आता है, व्यक्ति नहीं। तो राष्ट्रवाद तो मिलता है। और इसीलिए, लेकिन उसे फांसीवाद का आधार क्यों मान लिया जाता है? क्योंकि उसकी स्वतंत्रता के उल्लेख के कारण, क्योंकि उसके बाध्यकारी स्वतंत्रता के विचार के कारण। जो बाध्यकारी स्वतंत्रता दे रहा है और वो संप्रभुता की जिस तरीके से बात करता है कि राज्य सर्वश्रेष्ठ है, राज्य सर्वोच्च है, तो कहा तो जाता है कि हॉब्स की संप्रभुता में तो एक सीमा भी है, रूसो की संप्रभुता में तो कोई सीमा नहीं है। भाई हॉब्स ने कहा कि व्यक्ति का जीवन खतरे में हो तब तो कम से कम वो राज्य के खिलाफ जा सकता है। रूसो के चिंतन में तो वो भी नहीं है, क्योंकि राज्य क्या करेगा, व्यक्ति को बाध्य करेगा, राज्य व्यक्ति को बाध्य करेगा, राज्य समुदाय व्यक्ति को बाध्य करेगा। कैसे? कि वो अपने रियल विल के अनुसार काम करे, वो अपने रियल विल के अनुसार काम करे। तो ये तो अपने आप में बड़े विवाद का सवाल हो जाएगा कि अपने रियल विल के अनुसार काम करे
तो इसलिए कहा जाता है कि उसमें फांसीवाद के भी आधार दिखते हैं। तो अब देखिए रूसो और रोमांटिक तो है ही है वो, जिस तरीके से प्रत्यक्ष लोकतंत्र की बात कर रहा है, जिस तरीके से विज्ञान के खिलाफ विद्रोह कर रहा है, आधुनिक समाज के खिलाफ विद्रोह कर रहा है, वो व्यवहारिक नहीं है। अब ऐसा व्यक्ति, हर व्यक्ति, जैसे गांधी बाबा ने कहा हर व्यक्ति नैतिक हो जाए, तो कहीं का रोमांसिज्म आ जाता है कि नई दुनिया बनाना चाहता है प्रत्यक्ष लोकतंत्र। और कहा भी जाता है रूसो वर्तमान व्यवस्थाओं से बहुत दुखी था। तो वर्तमान व्यवस्थाओं से बहुत दुखी था, उसने कहीं न कहीं तो उसका मतलब लोगों ने भाई काल्पनिक ही दुनिया बना ली, रोमांटिक दुनिया बना ली। अब जब रूसो के विचार को अब परंपरागत तरीके से समझे, मानव स्वभाव, सामाजिक समझौता, क्योंकि रूसो वो तो सब बहाना था, उद्देश्य तो ये सब बातें करनी थी। और फिर हमने कहा कि राष्ट्रवाद का भी चिंतन कैसे है। अब जिन आधारों पे फांसीवाद की बात करते हैं उन्हीं आधारों पर राष्ट्रवाद की बात भी कर सकते हैं। तो राष्ट्रवाद का भी सैद्धांतिक प्रतिपादक है। इसलिए आप देखेंगे रूसो में हर किस्म का विचार है, वन इन ऑल है, जहां से जो चाहे वहां से ले लीजिए। अच्छा, कारण ऐसा था, फक्कड़ आदमी था, फक्कड़ आदमी था और जो मर्जी वो लिखता था। और इसीलिए वो विश्वविद्यालय तो गया नहीं, लेकिन पूरी दुनिया में उसकी प्रतिष्ठा कैसे बनी कि जब उसने एक निबंध लिख दिया कि डिस्कोर्सेज ऑन आर्ट्स एंड साइंस, जैसे उसने वो निबंध लिखा उसी से दुनिया में वो बड़ा प्रभावी बन गया। इसे रूसो के चिंतन को जरा परंपरागत तरीके से देखा जाए। अब परंपरागत तरीके से कैसे, कि जैसे मानव स्वभाव, सामाजिक समझौता। तो अब आप देखेंगे, अब हम कंपेयर कर ले हॉब्स, रूसो, लॉक। तो हॉब्स का मानव स्वभाव कैसा है? हॉब्स का मानव स्वभाव कैसा है? स्वार्थी, लालची, शक्ति का आकांक्षी, ऐसा हॉब्स का मानव स्वभाव है। रूसो ने क्या कहा? रूसो का मानव स्वभाव कैसा है? रूसो का भद्र पशु जैसा, नोबल सेवेज। यानी याद रखिए, है तो बड़ा सीधा साधा, लेकिन वो से आधुनिकता का जानकारी नहीं है, वो शहरों में नहीं रहता, वो बिल्कुल पशु जैसा होता है, जंगलों में रहता है, आदिवासी जीवन जीता है, इसे नोबल सेवेज है। लॉक का मानव कैसा है? निश्चित तौर पर सहयोग करने वाला अच्छा व्यक्ति है, ये मानव स्वभाव है। दूसरा है प्राकृतिक अवस्था कैसी है? आप जानते हैं हॉब्स की प्राकृतिक अवस्था कैसी है? अराजकता, एक के खिलाफ दूसरे के बीच में संघर्ष हो रहा है, अराजकता की अवस्था है। जबकि लॉक की प्राकृतिक अवस्था कैसी है? शांतिपूर्ण है। रूसो की प्राकृतिक अवस्था बड़ी विकासशील है। जब रूसो प्राकृतिक अवस्था की बात करता है, हॉब्स की प्राकृतिक अवस्था कैसी है? अराजकता वाली मामला है। यहां पे एनार्की है, अराजकता है। तो जबकि रूसो का जो प्राकृतिक अवस्था है वो अपने आप में एक अलग किस्म का है। तो अलग किस्म कैसे है? रूसो की प्राकृतिक अवस्था में पहले शांति थी, यानी कहा जाए तो शुरुआत लॉक जैसी है, अंत हॉब्स जैसा है। पहले शांति थी, पहले सद्भाव था, लेकिन धीरे धीरे समस्या उत्पन्न हुई। क्यों? संपत्ति का उद्भव हुआ। इसे रूसो का बड़ा प्रसिद्ध कथन है, व्यक्ति में मेरे तेरे की भावना आ गई। यानी कहा जाता है रूसो की ये अवस्था विकासवादी है। उसने प्राकृतिक अवस्था को विकासवादी चित्रित किया है, एवोल्यूशनरी। उसने कहा भी कि चित्रण किया भाई पहले सब कुछ अच्छा था, मानव बड़ा नोबल सेवेज था। नोबल का मतलब बड़ा अच्छा था, उसका बहुत एक्टिव कोऑपरेशन किसी से नहीं था, किसी के प्रति कोई बुरा भाव नहीं रखता था, वो बहुत विकसित नहीं था, फिर भी बड़ा प्रेम से रहता था। लेकिन फिर भी समस्या कहाँ पर आई? मेरे तेरे की भावना से, संपत्ति ने। और रूसो का बड़ा प्रसिद्ध कथन है, जिसने पहली बार जमीन के चारों तरफ घेरा बना दिया, उसने कहा ये जमीन मेरी है, वही सही मायने में राज्य का निर्माता हो जाता है। उसने ही राज्य का निर्माण कर दिया। तो यहां दिखता है कि संपत्ति की भावना आ गई, तेरे मेरे की भावना आ गई। और कैसे हुआ कि फिर कुछ चीजें विकसित हुई, भूभाग, व्यक्ति नदी किनारे रहने लगा, फिर कुछ
प्राकृतिक समस्याएं भी आई, प्राकृतिक खतरे आए, जिस वजह से मानव कुछ नवीन विज्ञान का विकास किया और इसी विकास कर परिणाम स्वरूप संपत्ति आई, विज्ञान आया। बहुत सारे भौगोलिक कारक उसने बताए कि किन भौगोलिक कारकों से कैसे समाज का विकास हुआ। ज्योग्राफिकल फैक्टर्स थे कि व्यक्ति ने कैसे लोहा खोज लिया, फिर व्यक्ति नदी किनारे रहने लगा, फिर उसमें संपत्ति की भावना आई और तभी से सारी समाज की समस्या उत्पन्न हुई। ये बात उसने कह दिया। तीसरा, हॉब्स का सामाजिक समझौता कैसा है? हॉब्स का सामाजिक समझौता कैसा है? एक। और इस सामाजिक समझौते से परिणाम क्या आता है? राजा। सीधा हॉब्स कहता है। लेकिन रूसो का सामाजिक समझौता कैसा है? एक। ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। और परिणाम क्या है? सामान्यिकता या प्रत्यक्ष लोकतंत्र। लॉक का सामाजिक समझौता क्या है? दो। पहले क्या बना? नागरिक समाज बना, कॉमनवेल्थ बना, फिर क्या बनी? सरकार बनी। इसलिए आप देखेंगे कि रूसो का सामाजिक समझौते में तरीका हॉब्स का प्रयोग किया गया। रूसो के सामाजिक समझौता तरीका हॉब्स का है। हॉब्स ने क्या समझौता किया? एक। हॉब्स में लेकिन परिणाम हॉब्स जैसा बिल्कुल नहीं है। और रूसो में एक ही सामाजिक समझौता किया कि एक ही सामाजिक समझौते में व्यक्ति ने अपनी सारी शक्तियां किसको दे दी? रूसो के समझौते में व्यक्ति अपनी सारी शक्तियां किसको दे रहा है? समूचे समुदाय को, सभी को शक्तियां दे रहा है। हॉब्स से शक्तियां किसी दे रहा है? एक राजा को। इसलिए समझौते का तरीका एक है, परिणाम अलग है। और इसलिए रूसो ने कहा कि अब ये समुदाय जब चाहेगा तब सरकार बना लेगा। रूसो ने सरकार को मजिस्ट्रेट का नाम दिया। लॉक ने उसे ट्रस्ट कहा। लॉक में दो समझौते की बात आती है, इसलिए पहला समझौते से नागरिक समाज बन गया, दूसरे समझौते सरकार बनी। रूसो ने कहा नहीं, समझौता एक हुआ और सरकार समुदाय जब चाहेगा बना लेगा और जब चाहेगा उसे बिगाड़ देगा। इसे लोगों ने कहा कि रूसो में तो परमानेंट रेवोल्यूशन है, जब चाहेगा। सरकार क्या है? एक मजिस्ट्रेट के जैसे है। और इस समुदाय प्रत्यक्ष लोकतंत्र आया या समुदाय आया या इसी कह लीजिए जनरल विल का निर्माण हो गया, जो भी आप चाहे कहें। इसी को जो भी कहें जनरल विल का निर्माण हो गया, इसी को कहें कि आप समुदाय का निर्माण हो गया, इसी को आप कहें कि राज्य का निर्माण हो गया। जैसा चाहें वैसी बात आप कर सकते हैं। अब देखिए, रूसो के बड़े सारे फैक्ट आपको बता दें। ये सामाजिक समझौता है उसका जैकोबिनवाद, ब्लांकीवाद, रोमांटिक विचारक है वो। आप जानते हैं जैकोबिनवाद मतलब क्रांतिकारियों का एक समूह था। ब्लांकी उसका ये पूरी हमारी जो नेट जारफ की किताब है उसी का सब सारांश है, वहीं से हमने सारी चीज़ें लिया है।